का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन, जो कि लेक्चर 4 का है। श्वसन की परिभाषा क्या हो सकती है? जीवों में कोशिका में होने वाला वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो ऐसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। अर्थात कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। अगर जंतुओं की बात करें, एनिमल में या ह्यूमन है, तो इनमें क्या होता है कि श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है, इसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और CO2 को निष्कासित करते हैं। इसके विपरीत अगर प्लांट हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, उनमें यह जो CO2 जिसको हमने निष्कासित किया है, उसको क्या करते हैं? ये CO2 को ये ग्रहण करते हैं और जो O2 होता है, इसको ये निष्कासित करते हैं। ये होता है जंतुओं और पौधों में श्वसन की क्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है और मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, जिनमें दोनों तरफ वायु भरती है और उससे निकलती है। और यह इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त के साथ, जो रक्त होता है उसमें Hb होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ जो श्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाता है वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ साथ हमारे कोशिकाओं और ऊतकों में पहुंचता है और इस तरह से जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, कोशिका की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो कंप्लीट होती हैं। और उसमें फिर क्या होता है? उसमें CO2, क्योंकि शरीर में कोशिका में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो जो अमीनो अम्ल होता है, उस अमीनो अम्ल में कार्बन होता है, वह कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और फिर वह कोशिका से बाहर निकल जाती है। मछलियां जो होती हैं, जो जलीय जीव है ज्यादातर, उसमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। गलफड़े होते हैं, उस गलफड़ों में वो जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो पानी को जो है वो ग्रहण करती है मछली अपने अंदर। तो उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है, इसमें जो होता है, इसके अंदर गुहा होती है शरीर के अंदर, और इसमें जब पानी इसके अंदर जाता है तो पानी में ऑक्सीजन होता है। वह ऑक्सीजन इसके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और इस तरह से जो बाकी पानी फिर जो है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो मछलियां होती हैं, उनका श्वसन होता है। जल में घुलित ऑक्सीजन का वो अवशोषण कर लेती हैं। तो मछलियों में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। इसके बाद मेढक है, मेढक में भी गलफड़े होते हैं और इसके साथ साथ उनमें लंग्स भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं, जो कि श्वसन में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जब मेढक बाहर होता है तो वह त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। मनुष्य में पता ही है आपको, इसके अतिरिक्त बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो ज्यादातर उसमें त्वचा से श्वसन करते हैं, कुछ जीभ से जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन होता है। अब बात आती है पौधों की। तो पौधे जो होते हैं, पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और इनके अंदर
इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पानी होता है जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल होता ही है और इनमें सनलाइट होता है। फिर ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को बना लेते हैं और इस प्रकार से इनमें जो ऑक्सीजन होता है यही ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पौधे हमेशा CO2 को श्वसन में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। ये पौधों का श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है। श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है। श्वसन दो प्रकार का होता है। एक जो श्वसन होता है उसे कहते हैं अंतः श्वसन। अंतः श्वसन जो कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो वायु होती है वो जंतुओं के या मनुष्य के फेफड़ों में भर जाती है। तो जो फेफड़े हमारे होते हैं इनमें जो ऑक्सीजन होती है वायु के साथ इस रास्ते से वो भर जाती है फेफड़े में। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन के भरने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। तो जब फेफड़ों में वायु भरती है तो हमारे फेफड़े के नीचे एक डायाफ्राम होता है, पसली का सबसे जो नीचा सिरा जो मोटा फ्रेम होता है पर नीचे खिसक जाती है। यानी जो हमारा जो फ्रेम होता है ये इसी पर ये पसलियां होती हैं और इसी के अंदर जो फेफड़े होते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे खिसकता है और फेफड़ों में वायु भर जाती है, जगह बन जाता है उसके लिए। तो इस क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा आता है वायु श्वसन या एक्सपिरेशन। इसको उच्छ्वसन भी कहा जाता है। एक्सपिरेशन वह क्रिया है कि अंदर ऑक्सीजन को लेने के बाद जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या निष्कासित करने वाली जो वायु होती है उसको फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। यानी फेफड़ों से वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना एक्सपिरेशन या वायु श्वसन कहते हैं। इसमें जो हमारा जो डायाफ्राम होता है वह डायाफ्राम ऊपर की तरफ खिसकता है। तो यह जो डायाफ्राम है इसकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाती है। और ये इस तरह से फेफड़े जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ ये दब जाते हैं। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 और वायु होती है वह क्या होती है, दबाव पड़ने के कारण वह बाहर की तरफ निकलती है और बाहर निकल जाती है और फ्रेम ऊपर आ जाता है। यानी फ्रेम के ऊपर होने के कारण CO2 वायु के साथ बाहर निकल जाती है। तो बाहर निकलने की क्रिया को ही वायु श्वसन या एक्सपिरेशन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं श्वसन ऊर्जा। श्वसन ऊर्जा क्या है? श्वसन ऊर्जा क्या है? श्वसन में हमने परिभाषा में पढ़ा है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो हमारे अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, पौधों के अंदर भी होता है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे C6H12O6 प्लस क्या होगा O2, क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ये क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का पानी का अणु भी, अब ये बनेंगे क्या,6CO2 प्लस 6H2O। और इसमें क्या होता है, प्लस जो एनर्जी होती है 673 किलो कैलोरी, यह किसके रूप में, ATP के रूप में, यह ATP के रूप में जो होती है संचित हो जाती है, जो कि 38 ATP होती है। तो जो
ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में निष्कासित होती है। और जो एटीपी होता है वो क्या होता है, एडीपी के 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एक जो एडीपी होता है, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें फास्फेट के जो होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल हैं। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है यह क्या होता है, यह एक जो फास्फेट होता है, फास्फेट मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाता है और बना लेता है एटीपी। ठीक है, एटीपी का जो मॉलिक्यूल है यह क्या होता है, एडीपी और फास्फेट के एक मॉलिक्यूल के जुड़ने से बन जाता है। कभी जब ऊर्जा रिलीज करनी होती है, यही एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, और यह जब ऊर्जा रिलीज करनी होती है तो यह एटीपी पुनः विघटित हो जाता है, और जो इसकी संरचना होती है एटीपी, तो इसमें से क्या हो गया, -1 फास्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यह पुनः एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है और इसका संचित होना है वो एडीपी और एटीपी के रूप में लगातार संचित होती रहती है। अब इस श्वसन में हम बात करेंगे, 2 भाग होते हैं। एक वे भाग होते हैं कि जो कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका द्रव्य में होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में जो श्वसन होता है वह क्या होता है, उस श्वसन को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यह जो ग्लाइकोलिसिस है यह क्या होता है कि ग्लूकोज के विखंडन का यह रूप दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, यह क्या होता है, जब पायरुविक एसिड में टूट जाता है C3H4O3, तो यह है पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज का विखंडन पायरुविक एसिड के रूप में हो जाता है। तो इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव्य में होती है, अर्थात वह कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है यानी पूरे कोशिका के कोशिकीय भाग में होता है, पूरा खुला होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और दूसरा होता है वह होता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल में जो है कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है C3H4O3 यह विखंडित होकर के यह CO2 का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, और इस तरह से जो एनर्जी होती है वो बनती है। तो इसको कहते हैं हम क्रेब्स चक्र। तो ये 2 चक्र होते हैं श्वसन के, एक जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, उसको बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो ऊर्जा रिलीज करती है, जिससे जीवों के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यह जंतुओं और पौधों दोनों में होता है। तो यह श्वसन के 2 पार्ट हैं, एक होती है ग्लाइकोलिसिस जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें ग्लूकोज विखंडित होता है पायरुविक एसिड में। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला क्रेब्स साइकिल जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा जो है वो निष्कासित होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो है
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस में आपको बताया गया है कि यह पौधों के अंदर होता है और इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके बाद जल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके बाद सनलाइट होता है। सनलाइट यह जो क्रिया होती है यह ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करती है, प्लस जो होती है 673 किलो कैलोरी जो होती है वो एनर्जी करती है। तो यह फोटोसिंथेसिस है, यह पौधों में ही होता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश ये दोनों जरूरी होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों में एक प्रकार का पिगमेंट है और यह पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, जो कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब यह क्रियाशील होता है। और इस प्रकार रंध्र जो होते हैं उन रंध्रों के द्वारा प्रकाश पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है, जड़ के द्वारा पानी पहुंचता है और इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन जो मुक्त होती है जिसे सभी जंतु ग्रहण करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है। इसके बाद हम आएंगे अब मानव में शोषण। मानव श्वसन तंत्र। हम मानव श्वसन की बात करें तो मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं और इन फेफड़ों के बीच में क्या होता है, हृदय होता है। इन फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। इसके नीचे डायाफ्राम होती है, अर्थात जो डायाफ्राम होती है उसी डायाफ्राम पर ये दोनों फेफड़े टिके होते हैं, स्थित होते हैं। जो राइट लंग्स है वो इससे 1 से 1.5 सेंटीमीटर छोटी होती है। 1 से 1.5 सेंटीमीटर शॉर्ट होती है, छोटी होती है। दाहिना बाएं से 1 से 1.5 सेंटीमीटर छोटी होती है। संरचना की बात करें तो इसमें ऊपर की तरफ कंठ होता है और ये जो श्वास नली है यह श्वास नली फेफड़ों के अंदर स्थित छोटी छोटी गुच्छिकाएं होती हैं, इनसे जुड़ी होती है और ये इसी में खुलती है। अर्थात जो वायु होती है इस फेफड़े के अंदर जब आती है तो ये छोटी छोटी गुच्छिकाएं होती हैं, इन्हीं में आके वायु भरती है। इनको कहा था एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, इसी एल्वियोलाई में वायु है भरती है, जिसे गुब्बारे के जैसे फूलते हैं और जब ये फूलते हैं तो फिर फेफड़े का भी आकार बढ़ता है, अर्थात फेफड़ा भी फूलता है। फेफड़ा जो होता है वो स्पंजी होता है और इसकी जो दीवारें होती हैं वो झिल्लियों की बनी होती हैं। इसके अंदर कैविटी होती है, जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह 1 मिनट यानी प्रति मिनट 16 से 17 बार श्वसन करता है। यानी हम जो है वो लगभग 16 से 17 बार 1 मिनट में श्वसन करते हैं। यह जो फेफड़े हैं यह पसलियों के अंदर स्थित होते हैं। इसके अंदर पसलियां इस तरह से होती हैं और इसके बाहर पसलियां होती हैं और इन्हीं पसलियों में यह जो होता है वो
स्थित होता है, पसलियां इसकी सुरक्षा करती हैं। अगर पसलियां न हो तो ये फेफड़े जो है अपने द्वारा स्वयं टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, यह जो इस फेफड़ा होता है इसमें हमेशा O2, क्या O2 ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा जंतुओं के फेफड़ों में आती है, और जब ऑक्सीजन इसके अंदर आती है तो फेफड़ा जो होता है वो फूल जाता है, और जब फूलता है तो इस क्रिया को कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के प्रवेश करने की क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। इसमें फेफड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है, और जो डायाफ्राम है वो क्या होती है, नीचे की तरफ सीधी आ जाती है। ठीक है, डायाफ्राम जब नीचे आती है तो फेफड़ों को भरपूर जगह मिल जाता है और उसमें वायु भर जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो डायाफ्राम होता है जब ऊपर की तरफ खिसकता है तब क्या होगा, जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ होगा तो जो फेफड़े होंगे वो इस तरह से हो जाएंगे, और इसके अंदर जो वायु होती है वो वायु बाहर निकल जाती है। वह वायु जो होती है उसके साथ CO2 भी होता है, यानी जब डायाफ्राम ऊपर होता है तो वायु के साथ CO2 बाहर निकल जाती है, और इस क्रिया को एक्सपीरेशन या उच्छ्वसन या बाह्य श्वसन कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है यह फेफड़ों से क्या होती है कि यह हार्ट में जाती है, हृदय में जाती है, और हृदय में हमारे रक्त भरा होता है, तो उस रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। उस हीमोग्लोबिन के साथ यह क्रिया कर लेती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन या HBO बना लेती है। तो जो रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है जो हृदय में पहुंचता है, और हृदय के द्वारा वो शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, उस रक्त को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होगा उसे ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, और वह यह ऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो बाएं हृदय के द्वारा वो क्या होता है, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं और ऊतकों में भेज दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वहां ऑक्सीजन जो होता है कोशिकाओं के अंदर CO2 में परिवर्तित हो जाती है, और वह CO2 रक्त के साथ पुनः मिल जाता है। मिलने के बाद शरीर से वापस आता है, जिसे कि सिराएं होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं जिन्हें सिराएं कहते हैं, सिरा, वह सिराएं क्या करती है, वापस शरीर से कहाँ लाती है, हृदय में लाती है। तो हृदय में जब लाती है तो वह जो रक्त होता है वह CO2 युक्त होता है। क्या होता है, CO2 युक्त। तो उस CO2 युक्त रक्त को कहते हैं डीऑक्सीजनित। डीऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित भी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा श्वसन की प्रक्रिया है, पौधों और जंतुओं में अलग अलग है। इसको हमको ये ध्यान रखना है कि जो जंतु होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।